गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, टोटल हमारे इसमें 12 पार्ट्स होने वाले हैं इसके, तो हम अपने 8th पार्ट पर आ गए हैं। इसके बाद हमारे ओनली 2 टेस्ट बचे हैं, वो हम कंप्लीट करवा देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। हाँ, और अगर मेरे से बोलने में एक आधी कोई बीच में गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसका आप करेक्शन नीचे डाल सकते हो। ठीक है, उसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, क्योंकि पता नहीं बोलते बोलते मैं समटाइम्स कुछ बोल जाती हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता रहता कि मैं उस टाइम में गलत बोली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू राइट टू इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। हाँ, एक और चीज़ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसके जो आंसर्स हैं वो हम डाल दें। देखो, हम केवल और केवल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आंसर्स आपको यहीं से देखने पड़ेंगे, आंसर्स आपको हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले अंडर बोथ द आर्टिकल्स द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो, इसने बोल रखा है कि दोनों ही आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में भी और आर्टिकल 16 में ही जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन पे, ओनली ऑन। देखो, डिसीजन मतलब पहली बात तो ये चीज़ लिख रखी है ना कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारा है आर्टिकल 15। ठीक है, ये हमारा है आर्टिकल 15। जबकि जो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें 1-2 वर्ड और ऐड हो जाते हैं। उसमें 1-2 वर्ड क्या है कि जो हमारी जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसके से, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिस। ठीक है, जो भी स्टेट के अंडर होगा, किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और रेसिडेंस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, रेस के साथ डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आ जाता है यहाँ पे रेजिडेंस। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस या फिर जो डिसेंट है उसके ग्राउंड पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को इन एलिजिबल नहीं बता सकते आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केवल और केवल देखो, तो इसका मतलब दोनों आर्टिकल्स में सेम चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है अंडर बोथ द आर्टिकल्स द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखो, इसमें बोल रखा है कि दोनों ही आर्टिकल के अंदर जो स्टेट है वो परमिटेड है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत की जो बुक है अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोविज़न है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, ये केवल और केवल कहाँ पे लिखा गया है, ये आर्टिकल 15 में ही प्रेजेंट है, आर्टिकल 16 में प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ना तो करेक्ट 1 है ना करेक्ट 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। अब आप देखो, सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 15 और फिर इसने रखा है हमारा आर्टिकल 16। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 में स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन को ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और आर्टिकल 16 में क्या है कि इसमें हमें इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है हमारा आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, इसमें जो कोई भी सिटीजन है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, एलिजिबल नहीं बताया जा सकता एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट में किस ग्राउंड के बेस पे, रिलीजन, रेस के साथ यहाँ पे लिखा गया डिसेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और प्लेस ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो इसके बेस पे जो कोई भी सिटीजन है उनमें क्या नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। ये है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात और ये है हमारी नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन की बात। नॉर्मल स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन इन दोनों में 4-4 एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी 4 एक्सेप्शन है और यहाँ पे भी 4 एक्सेप्शन है। जहाँ पे भी लिखा गया है उसके नीचे ही लिखे गए हैं हमारे 4 एक्सेप्शन। ठीक है, आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शन बताए गए हैं और आर्टिकल 16 में भी हमारे एक्सेप्शन बताए गए हैं हमारे। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल 15 में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते,
इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसमें भी मतलब आर्टिकल 15 में दो चीज़ें हैं। एक जगह तो है केवल जो स्टेट है उसके लिए है कि स्टेट वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कहाँ पे? जैसे कि कहीं पे कोई शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक जो भी इम्पोर्ट है, वहाँ पे जो स्टेट है वो क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। कहाँ पे? जैसे कि कोई भी शॉप्स हैं, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, या फिर प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे जो है वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसमें एक दूसरा प्रोविजंस है जिसमें जो है जो नॉर्मल सिटीजन्स है, जो प्राइवेट सिटीजन्स है, वो भी मतलब स्टेट तो कर ही नहीं सकते, साथ में जो प्राइवेट्स हैं वो भी नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि कम्युनिटी की जो चीज़ें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से आपको नहीं रोक सकते। जैसे कि कोई भी बाथिंग गार्ड्स हैं, वहाँ पे जाने से किसी कास्ट के रिलीजन के लोगों को आप नहीं रोक सकते। रोड है या फिर पब्लिक रिजोर्ट है, कोई भी प्लेसेस है जो मेंटेन किए गए स्टेट फंड से, ठीक है, और जनरल पब्लिक के लिए छोड़े गए हैं, तो ऐसी पब्लिक की चीज़ें हैं वहाँ पे आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते। वहाँ पे ना प्राइवेट आपको जाने से रोक सकता है, ना स्टेट रोक सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और उसमें आर्टिकल 15 के अंडर। तो इसमें 4 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक तो चीज़ इसमें 4 एक्सेप्शन क्या मतलब, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये 4 बेसिस के ऊपर मतलब किया जा सकता है। मतलब 4 एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे, वो मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई स्कीम्स बनानी है, ठीक है, तो स्टेट परमिट है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। दूसरी चीज़, कोई भी अगर सोशियो इकोनॉमिक अगर बैकवर्ड क्लासेज एंड सिटीजन्स की, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज एंड सिटीजन्स की, आप मान लो कोई SC ST सिटीजन है, उसके लिए भी जो स्टेट है वो प्रोविजंस बना सकती है, उसके आगे मतलब नॉर्मल सिटीजन्स को उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है। अगर कोई SC ST है या सोशियो इकोनॉमिक मतलब बैकग्राउंड से, सोशियो इकोनॉमिक उसकी वीक बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे भी स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस परमिट कर सकती है। उसके अलावा बात करें मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जो स्टेट है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में SC ST या सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो एडमिशन है उसको क्या कर सकती है, मतलब बोल सकती है कि यहाँ पे उनका एडमिशन होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एडिड हो, अनएडिड हो, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है कि SC ST या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन को वहाँ पे एडमिशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के जो भी प्रोविजन है स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट उनको भी क्या है कुछ मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए रख सकती है। वही एक्सेप्शन वही है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इसी के बेस पे तो EWS को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। सोशल और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, SC ST हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी मतलब उन पे नहीं थोप सकते कि आपको ये चीज़ करनी होगी या आपको SC ST को रिजर्वेशन देना होगा या ऐसा कुछ। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ऐसी चीज़ लागू नहीं है। अदर इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टेट ऑन्ड है या स्टेट एडेड है वो सारे वहाँ पे लागू होगा। EWS के लिए भी जो स्टेट है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये क्या हो गया, इन चीज़ों में जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। इसके अलावा इन 4 केसेस के अलावा जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है मेनली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। क्या देनी है हमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमें क्या देनी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब इसमें भी 4 एक्सेप्शंस दिए गए। इसमें 4 एक्सेप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट है, सबसे पहले तो बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वो रेजिडेंस को एज ए कंडीशन बना सकती है। जैसे कि अभी हरियाणा में बोला गया कि 75% तो जॉब है वो रिजर्व की जाएंगी वहाँ के रेजिडेंशियल लोगों के लिए, ठीक है। जो भी जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो भी गिग इकोनॉमी में जो जॉब्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब है, 75% कंपनीज में जॉब केवल और केवल हरियाणा वासियों को दी जाएंगी। तो इसका मतलब जो पार्लियामेंट है वो मतलब वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट इन स्टेट, ठीक है।
तो ये एक एक्सेप्शन है किसमें, आर्टिकल 7 मतलब आर्टिकल 16 में। ठीक है, फिर क्या है, एक जो स्टेट है वो रिजर्वेशन भी दे सकते हैं किसी अपॉइंटमेंट में, किसी पोस्ट में, कोई किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है उन स्टेट सर्विसेज में। ठीक है, किसी बैकवर्ड क्लास के लिए भी कोई रिजर्वेशन दे सकती है अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें 10% EWS के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए तो रिजर्वेशन स्टेट दे ही रही है। ठीक है, ये भी इसमें एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, और याद रखना कोई भी ऑफिस, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस जो है वो रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन से जो है वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या कि मान लो कि किसी मंदिर में, मान लो मंदिर में ही मान लो, ठीक है, किसी मंदिर में किसी पुजारी की पोस्ट के लिए मतलब कोई अप्लाई करना है, तो जो स्टेट है वो ये बोल सकती है कि केवल और केवल जो हिंदूज हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन शुड बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। समझ में आ गई, मतलब कुछ ऐसा सा बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रखो और बोल सकते हैं कि वहाँ के जो मतलब पर्सन है वही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये 4 एक्सेप्शन है, इसमें 4 एक्सेप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 में 4 एक्सेप्शन कौन से हैं और आर्टिकल 16 में कौन से हैं, तो ये आपने कर लिए। दोनों ही फंडामेंटल राइट है, दोनों ही आर्टिकल 15, 16 दोनों ही केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं, हमारे फॉरेनर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। याद रखना, ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल हमारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ये सारी चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 फिर से पढ़ो। अंडर बोथ आर्टिकल स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। देखो कर सकती है, मतलब डिस्क्रिमिनेट तो कर ही सकती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अंडर बोथ आर्टिकल्स द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए केवल और केवल आर्टिकल 15 में प्रोविजंस बना सकती है, आर्टिकल 16 में नहीं बना सकती। तो क्वेश्चन नंबर ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, मैंने अच्छे से दोनों में डिफरेंस बताया था कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही, मतलब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज ही बन सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट की जो ओथ है वो गवर्नर मतलब एडमिनिस्टर करता है। बिल्कुल, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो ओथ है उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। थर्ड है द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट क्यों मतलब वो करेगा, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी ना उसको, तो प्रेसिडेंट क्यों उनको डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। लोक अदालत के बारे में बताना। लोक अदालत डू नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लोक अदालत में कहाँ पे मतलब लोक अदालत कहाँ पे उनका जुरिडिक्शन नहीं होता है, ये बोल रहे हैं कि लोक अदालत का कहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना लैंड एक्विजिशन केसेस में भी होता है, बैंक रिकवरी केसेस में भी होता है, डाइवर्स रिलेटेड मैटर्स में नहीं होता। उसके लिए मेनली क्या होते हैं, फैमिली कोर्ट्स अलग से बनाए गए हैं। कौन से बनाए गए हैं, फैमिली कोर्ट्स अलग से बनाए गए हैं। तो चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट के जो मतलब इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कि डाइवोर्स से रिलेटेड जो केसेस हैं वो यहाँ पे नहीं सुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोल रहा है कि 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो स्टेट्स का उस टाइम पे किया गया था 1950 में, तो उसमें बताना है कि कौन से स्टेट कौन से पार्ट में आती है। ठीक है, तो याद रखना इसमें केवल और केवल पार्ट बी में तो जम्मू कश्मीर जो है ये ठीक है, और जो पार्ट डी है वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार थे केवल। तो सेकंड एंड फोर्थ सही है, और ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो पार्ट ए में जो था दिल्ली जो है पार्ट ए में रखा गया, लेकिन ये पार्ट ए में नहीं था, ये पार्ट कहाँ पे था, सी में था। ठीक है, पार्ट सी में था। दिल्ली किस में था, पार्ट सी में था। और अगर हम बात करें किसकी, बिहार की, ठीक है, और अगर हम बात करें बिहार की तो वो किस में होगा, वो पार्ट ए में था। ठीक है, वो पार्ट किस में था, ए में था। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है हमारा क्या, स्टेट्स का क्या क्लासिफिकेशन जो उस टाइम पे था। देखो अंडमान एंड निकोबार सबसे अलग है, ये पार्ट डी में थे। ठीक है, ये पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, पार्ट सी में जो थे हमारे वो दे रखे हैं कौन से, इस वाले कलर में। किस वाले कलर में, इस ब्राउन से कलर में। जैसे कि इसमें पार्ट सी की बात करें उसमें था, जैसे कि यहाँ पे आ गया कच्छ। ठीक है, ये दिख रहा होगा ना आपको, कच्छ। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा,
ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो विंध्या प्रदेश है, ठीक है, भोपाल, ठीक है, ये सारी चीज़, अजमेर, ये सारी जगह जो हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, बिलासपुर, ठीक है, पेप्सू, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली भी किस में था याद रखना, पार्ट सी में था, याद रखना किस में था, दिल्ली पार्ट सी में था। तो ये सारी जगह आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आपको तभी ध्यान रहेगा जब आपको ये मैप ध्यान रहेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में कौन सी थी, पार्ट बी में कौन सी थी, ठीक है, पार्ट बी में थी जो येलो कलर में है, ठीक है, मैसूर, हैदराबाद, ये ट्रेवनकोर, कोचीन, ठीक है, ये सारी कहाँ पे थी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये पार्ट सारे बी में थे। और ए में हमारे कौन कौन से थे, ए में हमारे थे जो रेड कलर में है, सारा जो लगभग पार्ट है ये ए में ही था, ठीक है। तो याद रखना ए में सारा पार्ट जो है ये सारा ए में था। तो ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं, आपको मैप याद रहेगा तो आपको वे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मैंने आपको मैप के साथ भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। आर्टिकल 12 के बारे में बताना है कि आर्टिकल 12 में मैंने बताया था, आर्टिकल 12 में क्या बता रखा है, स्टेट के बारे में बता रखा है कि स्टेट में स्टेट किस किस से मिलके बनती है, ठीक है, स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो देखो याद रखना, स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें, सारी चीज़ स्टेट के अंदर ही आएंगी, चाहे पार्लियामेंट हो, पंचायत हो, प्राइवेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ आएंगी। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे पार्लियामेंट के हों, स्टेट्स के हों, लोकल अथॉरिटीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, प्राइवेट बॉडीज़, एजेंसी, सारी चीज़ इसमें आती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में सारी चीज़ें आती हैं स्टेट में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आ जाते हैं डी पे। आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे हमें बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन कौन सी हैं, तो हमें वो बतानी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, जैसे आपको नेशनल एंथम याद हो है ना, वैसे ही आपको एक तो प्रीएम्बल याद होना चाहिए और एक आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी याद होनी चाहिए। डीपीएसपी के लिए कल मैंने बता दिया था गांधीयन कौन सी हैं और जो लिबरल है वो कौन सी हैं, वो याद कर लो। उसके अलावा जो बच गई वो हमारी सोशलिस्ट है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसमें आपको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी ही पड़ेंगी। अब सबसे पहले है, देखो सबसे पहले है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो ये है ना, ये हमारी, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या है, मेन चीज़ है, ये हमारी है डीपीएसपी में आती है, ठीक है, डीपीएसपी में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांधीयन प्रिंसिपल में मैंने कल बताया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं है क्योंकि ये डीपीएसपी में आती है। तो कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स तो है किसमें, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फिर इसने बोला है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ वन चाइल्ड और वर टिल द एज ऑफ 18, और फोर्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसी भी कंट्री की जो रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को प्रिवेंट करना, बिल्कुल ये तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये तो उसमें प्रेजेंट है ही। तो फोर्थ तो है हमारी ड्यूटी। अब जो थर्ड है ना, आपको पता होना चाहिए कि 6 से लेके 14th ईयर तक के बच्चे के लिए, 6 से 14 ईयर तक के बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो ये था, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में, ना कि 18 ईयर की एज तक। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, बी, ठीक है। अगर आपको ड्यूटीज अच्छे से याद हैं तो ये आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है। 57 हमें क्या बोलता है कि हमें इंडियन फेडरेशन के बारे में बताना है। इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरेशन। देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है वो मतलब टोटली फेडरल है, और इंडिया में हमारे जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा सा लीनियंट है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो हमारा सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, मतलब झुकाव है, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया ने जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका से नहीं लिया है, इंडिया का फेडरल सिस्टम, इंडिया ने फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया, कैनेडियन मॉडल है इंडिया का, ठीक है, कनाडा से लिया है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे कट गए। इसका मतलब हमारी थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी, थर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम इंडियन फेडरेशन, बिल्कुल कोई राइट नहीं है इंडियन स्टेट्स को इंडियन फेडरेशन से अलग होने का।
सेकंड है अनलाइक द अमेरिकन फेडरेशन द इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन फेडरेशन की तरह नहीं है, इंडियन फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अमेरिकन फेडरेशन है वो एग्रीमेंट से बना हुआ है, जो इंडियन फेडरेशन है वो तो ज़बरदस्ती जोड़ा गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, उसको ज़बरदस्ती, जो नहीं भी जुड़ रहे थे उनको भी ज़बरदस्ती जोड़ा गया, तो ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं हम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, सी। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है, सी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। रिसेंटली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी एक नतांज में बनाई गई है। तो ये नतांज फैसिलिटी कहाँ पे है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और ये कहाँ पे है पता होनी चाहिए आपको, कहाँ पे, ईरान में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, ईरान में है। तो ये देखो, ये है सारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ठीक है, ये है सारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। और ईरान कहाँ कहाँ से है, देखो एक ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ, और ऊपर क्या है इसके, कैस्पियन सी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किस किस कंट्री से सराउंडेड है ये भी ध्यान रखना है। ईरान के ऊपर यहाँ अजरबैजान है, यहाँ इराक है, नीचे सऊदी अरेब, मतलब यहाँ पे क्या है, नीचे कुवैत है। ठीक है, तो इधर साइड में, ठीक है, नीचे पाकिस्तान आ जाता है, उधर अफगानिस्तान आ जाए, और नीचे इसके पर्शियन गल्फ है। ठीक है, इसकी देखो अभी हमने देखा नतांज, नतांज कहाँ पे, इसका मतलब ईरान में, अभी हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे एक अराक फैसिलिटीज़ भी है, ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, तेहरान में भी है। ठीक है, उसके बाद कराज जगह का नाम है, वो भी यहीं पे है। लश्कर आबाद ये जगह भी कहाँ पे है, लश्कर आबाद ये जगह भी कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, बुश शहर, ईरान की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये बुश शहर। ठीक है, याद रखना, ये पर्शियन गल्फ के ऊपर सिटीज लोकेटेड है। बुश शहर कौन से कंट्री की सिटी है, ईरान की है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है यहाँ पे। अमारक, ठीक है, अमारक ये भी कहाँ पे है, यहीं पे है। इस्फहान, ठीक है, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर ये भी यहीं पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन सब के नाम आपके जो है मतलब अभी याद ही हो जाना चाहिए। अराक, आबाद, ऐसे कुछ याद कर लो, कराज, नतांज। ठीक है, कुछ ऐसे एक जैसे से नाम है। बुश शहर और अमारक थोड़े अलग अलग हैं, तो ये 2-3 याद रख लो तो आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, ये एक और मैप जो न्यूली डिस्क्लोज्ड इनरिचमेंट साइट जो अभी रिसेंट न्यूज़ में थी, तो ये है क्योम। तो ये क्योम जगह कहाँ पे है, ये भी ईरान में है। बस ये न्यू मैप मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये जगह वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो ये और जगह है जो मतलब न्यूली न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ये और सारी जगह तो आपने देख ली। और एक देखो यहाँ पे लेक उर्मिया, लेक उर्मिया कहाँ पे है, ईरान में, टोटली ईरान में ये लेक है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस किस कंट्री से सराउंडेड है। देखो इधर ऊपर अजरबैजान, आर्मेनिया, ठीक है, ये जो भी है टर्की, ठीक है, इधर इराक है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर है कैस्पियन सी, नीचे है पर्शियन गल्फ। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, बस ये सारी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें बताना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। किसके बारे में बताना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताना है। ये कहाँ पे दिया गया, पार्ट 3 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी में एक पार्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी हमारे कितने आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, 4 आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ दो मैं करवा चुकी हूँ, मतलब 2 या 3 मैं करवा चुकी हूँ, 2 या 3 ही करवाएंगे अभी। ठीक है, इसमें 4 आर्टिकल हैं, एक तो 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये 4 आर्टिकल आते हैं किसमें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 में हमारा क्या दे रखा है कि जो भी है, सब जो है सबको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, और सबको फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट करने का अधिकार है अपने रिलीजन को। ठीक है, क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। ठीक है, ये सबको अधिकार है प्रोपगेट करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का अपने रिलीजन को, और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है सबको। ठीक है, तो याद रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि जो प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उसको भी, प्रैक्टिसेस हैं जो रिचुअल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। याद रखना, कहीं लिखा आ जाए कि केवल और केवल हमारे रिलीजियस बिलीफ्स प्रोटेक्टेड है, नहीं, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड है अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है हमारे सिटीजन्स को भी हैं और नॉन सिटीजन्स को भी हैं, ठीक है। ये जो हमारे राइट्स हैं सिटीजन्स को भी हैं और नॉन सिटीजन्स को भी हैं। आपको पता होना चाहिए सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट है, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये 5 आर्टिकल्स हैं जो सबके मतलब जो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं और नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में क्या है कि रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की जो फ्रीडम है वो दी गई है, ठीक है। टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वो फ्रीडम दी गई है किसमें, हमें मैनेज करने हैं क्या, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। कि हम कोई भी जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, उसको अधिकार है कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेनली कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कौन सी, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है इस आर्टिकल के थ्रू। तो याद रखना आर्टिकल 25 में हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे कौन सी इंडिविजुअल फ्रीडम हमारी प्रोटेक्टेड है, जबकि जो आर्टिकल 26 है वहाँ पे हमारी कलेक्टिव फ्रीडम क्या है, हमारी अवेलेबल है। उसमें कोई भी पर्सन जो है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल जो है वो एक्वायर कर सकता है, फिर उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है और वहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप भी कर सकता है, ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम भी है हमारे आर्टिकल 26 में दी गई है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 27 जिसमें बोला गया है कि जो कि अगर आप टैक्स, मान लें कि स्टेट कोई टैक्सेशन लगाती है, कोई टैक्स लगाती है, तो वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए रिलीजन नहीं होना, मतलब यूज़ नहीं होना चाहिए। वो टैक्सेशन जो है सब रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। बस यही है कि कोई भी टैक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 27 में दिया गया है। और आप टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ आप फ़ी लगा सकते हो। याद रखना ये जो है ना, आप फ़ी लगा सकते हो, आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये फ़ी का कंसेप्ट अलग है और टैक्स का अलग है, ठीक है। तो किसी भी आप टैक्स लगा के वो सब रिलीजन्स में आपको प्रमोट करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टैक्स लगा के आप प्रमोट नहीं कर सकते। यस, आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, रिलीजन की एक्टिविटी पे फ़ी लगा सकते हो। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन बोल रही हूँ, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में तो आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे टाइप के जो मतलब कहाँ किस टाइप के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें जो वो हैं, क्या बोलते हैं जिसको, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो पर प्रोहिबिटेड हैं, या फिर वहाँ पे किस टाइप के जो वो हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब जो स्टेट एस्टेब्लिश करती है। सबसे पहले जो वोली स्टेट मेंटेन करती है, उसमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर दूसरे ऐसे होते हैं जो मतलब जो मेनली एडमिनिस्टर तो स्टेट करती है, लेकिन एस्टेब्लिश किसी ट्रस्ट ने कर रखे हैं, कर रखे हैं। अगर किसी ट्रस्ट ने कर रखे हैं तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, परमिटेड है। लेकिन केवल स्टेट जो वो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। फिर आ जाते हैं हमारे तीसरे, ऐसे जो जिनको हमारी जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज करती है या फिर उनको एड देती है, ठीक है, यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस पे चलेंगे। अगर मतलब जो वॉलेंट्री बेसिस पे यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे परमिटेड है, वॉलेंट्री बेसिस पे यहाँ पे परमिटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं दिए जा सकते, ये बताया गया हमारे आर्टिकल 28 में। और सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। तो ये है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारे किस में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कुछ आर्टिकल, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए हमारे आर्टिकल दिए गए हैं 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो पहला है इंडिविजुअल फ्रीडम को जो प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट करने का रिलीजन। और आप लेकिन याद रखना, ये जो प्रोपेगेट करोगे ना, ये फोर्सफुल, आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। फोर्सफुल कन्वर्जन इसमें प्रोहिबिटेड है। फिर है 26, आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी प्रोटेक्ट किया गया है। फिर है 27, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्सेशन नहीं लगा सकते। और 28 कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है प्रोहिबिटेड है और कहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। आंसर हो जाता है इसका बी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। सबसे पहले है कि द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इज एब्सोल्यूट। अभी बताया ये जो कोई भी प्रैक्टिस करने का है ये एब्सोल्यूट नहीं है।
एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये जितने भी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैंने बताए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, यू आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मोरालिटी, हेल्थ, ठीक है। आपकी ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं अगर आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर आप मोरालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर आप आपके उन एक्टिविटीज से किसी की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, या फिर अदर कोई भी प्रोविजंस रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, अगर कोई भी अदर फंडामेंटल राइट इससे वोलेट हो रहा है तो आपके जो ये राइट्स हैं फिर वो मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, तो वो उनको वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है टैक्सेस कैन बी यूज्ड बाय स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। देखो अभी बताया कि सब रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, कि जो स्टेट से जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो अभी मैंने क्या बताया, थोड़ी देर पहले यही बताया कि 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ जो कम्प्लीटली स्टेट से जो वो होते हैं रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, कुछ होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेट स्टेट करती है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको एस्टेब्लिश कौन करता है, ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। फिर तीसरे होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होते हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होते हैं याद रखना वहाँ पे क्या है, मेनली वहाँ पे परमिटेड होती हैं वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है, तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं होती। 4 टाइप के मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताए हैं, तो वो आप अच्छे से देख लेना। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो रॉन्ग है, केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या आ जाती है, करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा हो गया, 59 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 60 पे। फैमिली कोर्ट्स के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, फैमिली कोर्ट्स के बारे में बताना है, हम कर भी चुके हैं पहले। सबसे पहले इट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ए फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन, कि 1 मिलियन से ज़्यादा जिस भी सिटी की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे आपको फैमिली कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ओब्लिगेटरी है स्टेट के लिए कि उनको एस्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे। सेकंड है इट प्रोवाइड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज ड्यूरिंग कंसिलिएशन स्टेज। बिल्कुल कंसिलिएशन स्टेज में आपको वेलफेयर एजेंसी की एसोसिएशन चाहिए। थर्ड इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 1 राइट ऑफ अपील विच शैल लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना फैमिली कोर्ट की राइट ऑफ अपील है, केवल एक ही राइट ऑफ अपील है, और वो कहाँ पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, वो कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, तो ध्यान रखना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। और फैमिली कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या बोलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने हैं कौन सी चीज़ें कब हुई हैं, ठीक है। अब आपको बताओ फंडामेंटल ड्यूटी का जो है वो अभी मैंने बताया 6 से 14 ईयर एज की जो वो फंडामेंटल ड्यूटी है कब ऐड हुई थी, 2002 में। मैंने बताया था अभी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। फिर इंटीग्रिटी कब ऐड हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने ऐड की थी, तो ये की थी उन्होंने 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फिर है थर्ड प्रीएम्बल वाज एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब मतलब माना गया था, ठीक है, ये कब माना गया था, 1973 में माना गया था, ठीक है। तो अब देखो कि कौन सा मतलब जो है वो है इसकी सीक्वेंस किस में बैठती है, तो 3, 2, 1, ठीक है, 3, 2, 1, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। तो आपको ईयर्स जो है वो भी याद होने चाहिए कि किस ईयर में जो है वो हमारा क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो जाता है कंप्लीट। किस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। और अगर जो आपको चैनल दिखाई दे रहा है आई विल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर ही लो, ठीक है। आ जाते हैं 62 पे। हमें बताने 2 रेट्स के बारे में। मैं सारे रेट्स के बारे में पहले ही करवा चुकी हूँ, अभी करवाना तो शायद बेवकूफ़ी होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सिग्नेटरी एंड प्रोहिबिशन के बारे में हमें बताना है। पहले बोल रहे हैं कि दोनों ही जो रेट्स हैं वो जो है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट जो है वो इशू होती हैं। दोनों ही रेट्स प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव हैं, और अनलाइक द रेट ऑफ प्रोहिबिशन द रेट ऑफ सर्टियोररी कैन बी सॉट बाई द एग्रीव पर्सन। मैंने आपको जब सारे रेट्स खत्म करवा दी थी उसके बाद बताया था कि जो रिट ऑफ केवल और केवल जो क्यू वारंटो रिट है ना, केवल और केवल जो क्यू वारंटो रिट है वो जो है क्या बोल रखे हैं इसमें, नहीं देखो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। मैं आपको दोनों चीज़ें बता ही देती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ खुद नहीं पता, फिर कमेंट आएंगे मैम आप एक चीज़ें गलत बता रहे थे, है ना। तो चलिए, मैं ज़्यादा स्पीड से बोलने लगती हूँ तो फिर मैं गलती बताने लगती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी 2 रिट्स के बारे में बात चल रही है, एक तो सर्टियोररी और एक होता है हमारा प्रोहिबिशन, ठीक है, एक आता है हमारा प्रोहिबिशन। अब 2 रिट्स हैं हमारी। प्रोहिबिशन में देखो याद रखना,
प्रोहिबिशन में जो हाई कोर्ट है वो प्रोहिबिट करता है, क्या करता है, हाई कोर्ट जो है प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को, ठीक है, लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को, ये लोअर कोर्ट लिख रखा है मैंने, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है हाई कोर्ट की आप जो भी अपनी जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड मत करो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसको मत करो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसको प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट कर रहा है वो काम करने से जो भी वो जुरिडिक्शन या जो भी जजमेंट वो दे रहे हैं, ठीक है। और ये केवल और केवल किसके अगेंस्ट होता है, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट प्रोहिबिशन होता है। किसके अगेंस्ट जो है प्रोहिबिशन जो रिट है वो नहीं आती है, किसके अगेंस्ट नहीं आती है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट आती है, ना लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट आती है, और ना ही प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट आती है, ना ही प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, ठीक है। याद रखना केवल और केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट आप प्रोहिबिटिव जो रिट है उसको इशू कर सकते हो, ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट कर सकते हो, ना लेजिस्लेटिव, ना प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट आप इसको इशू कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या कर रही है, केवल और केवल प्रोहिबिट कर रही है, मतलब आपको वो करने से रोक रही है ना कि आप ये काम मत करो, ठीक है, जो भी लोअर कोर्ट है उसके आप जो ऑर्डर दे रहे हो उसको मत करो, ठीक है। तो ये केवल और केवल प्रोहिबिटिव है इन नेचर। फिर हम आ जाते हैं सर्टियोररी पे। सर्टियोररी क्या करती है, हाई कोर्ट जो है इसमें लोअर कोर्ट को, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को, ठीक है, क्या बोलता है कि आप सबसे पहले तो उसके ऑर्डर को स्क्वैश कर दो, ठीक है, सबसे पहले तो जो उसने ऑर्डर दिया उसको स्क्वैश कर दो, और दूसरी चीज़ उसको ऑर्डर को क्या करो, ट्रांसफ़र करो मेरे पास, ठीक है। सर्टियोररी में क्या बोलते हैं, जो भी आपने ऑर्डर दिया वो स्क्वैश हो जाता है, और दूसरी चीज़ इस जो केस है इसको ट्रांसफ़र करो, हम सुनेंगे इस केस को जो भी है। इसका मतलब क्या किया इसने, सबसे पहले तो ऑर्डर को क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, दूसरी चीज़ क्या कर दिया, उसका खुद अगर उसका जजमेंट सुनाएंगे ट्रांसफ़र करके तो क्या हो गया, क्यूरेटिव भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो सर्टियोररी रिट है ये प्रोहिबिटिव भी है नेचर में और क्यूरेटिव भी है, लेकिन ये प्रोहिबिशन रिट है ये केवल और केवल क्या है, प्रोहिबिटिव है नेचर में, प्रिवेंटिव है नेचर, प्रोहिबिटिव बोल रही हूँ, प्रिवेंटिव है नेचर में, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव है और ये प्रिवेंटिव भी है, प्रोहिबिट लिख रही हूँ, ठीक है, ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, देखो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट तो इशू की जा सकती है, साथ में ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के लिए भी इशू की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं की जा सकती, जो बच गए लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट जो बॉडीज़ है उनके अगेंस्ट ये इशू नहीं की जा सकती, ठीक है, ध्यान रखना। प्राइवेट बॉडीज़ या इंडिविजुअल्स या लेजिस्लेटिव बॉडी उनके अगेंस्ट आप इसको इशू नहीं कर सकते, केवल और केवल आप इसको जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट वो कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि जो सर्टियोररी और प्रोहिबिशन है वो लेजिस्लेटिव और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट दोनों ही इशू नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी वो, ठीक है। और मैंने बता दिया ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव है, जबकि ये केवल और केवल क्या है, प्रिवेंटिव है, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। और एक केवल और केवल क्यो वारंटो है, जो कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो केवल और केवल एग्रीड, मतलब केवल और केवल जो एग्रीड पर्सन है वही, जरूरी नहीं है कि वही उसको करे, कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी उसको जो है वो इशू कर सकता है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो बोल रहा था बोथ द रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड, देखो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल में प्रोहिबिशन तो है, लेकिन सर्टियोररी में एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो है उसमें कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है बोथ द रिट्स आर बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, एक ही है, सर्टियोररी प्रोहिबिटिव नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है अनलाइक द रिट ऑफ प्रोहिबिशन द रिट ऑफ सर्टियोररी कैन बी सॉट बाय एग्रीड पर्सन, नहीं, केवल और केवल जो क्यो वारंटो रिट है वो इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है, और सारी जो है वो केवल और केवल मतलब एग्रीड पर्सन ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब और सारे रिट्स को केवल और केवल एग्रीड पर्सन ही मतलब मूव करवा सकते हैं। क्यो वारंटो है जिसको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जाके उस रिट को इशू करवा सकता है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई, तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 23 आर्टिकल 23, देखो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 22, मतलब सॉरी आर्टिकल 22 बोल रही हूँ, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही जो हैं ये किसके हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। किसके अगेंस्ट आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आते हैं। कौन सा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, 23 और 24। अभी बताया था 25 से लेकर 28 तक किस में आते थे, रिलीजियस फ्रीडम में आते थे। 23 और 24 किस में आते हैं, ये हमारे
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 क्यों आता है? क्योंकि आर्टिकल 23 में बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को हमें क्या करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, इन दो को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो याद रखना आर्टिकल 23 में चाइल्ड लेबर की बात नहीं है, केवल और केवल कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन और स्लेवरी की बात है, वो हमें प्रोहिबिट करनी है। तो आंसर क्या आ गया, ए। चाइल्ड लेबर की बात किस में की गई है, आर्टिकल 24 में की गई कि हमें चाइल्ड लेबर को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। बस इतनी सी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इस इतनी सी बात क्या करनी है, अगर कोई इसको वॉलेट करता है तो वो पनिशेबल है, सिटीजन्स हो चाहे नॉन सिटीजन्स हो, कोई भी इसको वो करेगा तो वो होगा, ठीक है। और याद रखना केवल और केवल ये स्टेट के अगेंस्ट है, केवल और केवल बोल रही हूँ, ये स्टेट के अगेंस्ट भी प्रेजेंट है और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है। मतलब चाइल्ड लेबर में या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर ना तो कोई प्राइवेट पर्सन करवा सकता है ना स्टेट करवा सकती है, ठीक है। ये मत सोचना कि केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट है, ना आप प्राइवेट पर्सन कोई फोर्स्ड लेबर करवा सकता है ना कोई स्टेट करवा सकती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है और स्टेट के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या बोलता है, एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताना है कि कहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर है। एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर, सबसे पहले तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब भी पता होना चाहिए। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब है डिफरेंशियल राइट प्रोवाइड करना किसी सर्टेन फेडरल यूनिट को, ठीक है, किसी को किसी को भी एसिमेट्रिक राइट प्रोवाइड करना, मतलब जो औरों को नहीं है वो एसिमेट्रिक राइट प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले है कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। देखो अगर हम ये जो वाला जो आर्टिकल 356 है कहीं पे भी अगर हम इम्पोज करेंगे तो सेम ही तो राइट्स वहाँ पे वायलेट होंगे सबके, प्रेसिडेंट रूल जो भी है जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे सेम ही प्रोसेस होगी। तो इसमें तो एसिमेट्रिक कुछ नहीं है। सेकंड है डिवीजन ऑफ पावर अंडर 7th शेड्यूल। देखो 7th शेड्यूल के अंदर जो पावर है वो आपको पता होनी चाहिए। 7th शेड्यूल के अंदर जो पावर है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, स्टेट्स में, यूनियन में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में तो ये भी नहीं है। फिर थर्ड है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगी शेड्यूल 6 में, वो भी किसके लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसका मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अदर स्टेट्स में नहीं है, केवल और केवल इनको दी गई है, ठीक है। इनको दी गई है तो ये क्या है, एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर का एक पार्ट है। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल। देखो आर्टिकल 4 में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया स्टेट्स को। कुछ स्टेट में राज्यसभा की सीट बहुत कम है और किसी में राज्यसभा की सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर है। तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही किस में आते हैं, एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर में आते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो नहीं आते हैं। तो हमारा और आर्टिकल 371 भी किस में आता है, एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर में आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, 65 पे। लोक अदालत पहले करवा चुकी हूँ। सबसे पहले है नॉन जुडिशियल मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैन बी मेड मेंबर्स ऑफ परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत के जो मेंबर हैं वो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एट प्रेजेंट पेक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू 1 करोड़। बिल्कुल अभी तो 1 करोड़ तक है। द अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग। बिल्कुल फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है कि कौन सी वैल्यूज कहाँ से इंस्पायर है, जस्टिस कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो जस्टिस कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो रशियन रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन में ही थी, ठीक है। और लिबर्टी कहाँ से ली गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू कहाँ से ली गई है, वो भी हमारी सारी चीज़ें करेक्ट दे रखी हैं। बायो हब इनिशिएटिव क्या, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। वायरस कोई भी पैथोजन है उनकी लेबोरेटरीज के या इंटरनेशनल जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और किसका इनिशिएटिव है, WHO का और गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड का, ठीक है। दोनों का इनिशिएटिव है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया सी। बस इतना ही इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके बारे में, बायो हब इनिशिएटिव के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। राइट टू फ्रीडम अंडर पार्ट 3। राइट टू फ्रीडम, देखो राइट टू फ्रीडम के बारे में बोला गया है। राइट टू फ्रीडम, अभी हमने 2 फ्रीडम देखे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक देखा हमने राइट टू कौन सा देखा है हमने, राइट टू
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये तो राइट टू फ्रीडम आ गया। तो ये इसमें बोल रखा है कि उन राइट्स में क्या क्या नहीं आता है। तो देखो राइट टू फ्रीडम में हमारे 4 आर्टिकल आते हैं, कौन से? एक तो आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 20, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 22, ठीक है। ये किस में आते हैं? राइट टू फ्रीडम में आते हैं। आर्टिकल 19 में आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, डिसाइड करना, प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रोफेशन करना, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? आर्टिकल 19 में आते हैं। आर्टिकल 20 में क्या आता है? आर्टिकल 20 में आता है कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिव के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या दिए गए हैं? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के में आपको कुछ राइट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या फिर क्या क्या दिए गए हैं, जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो डबल जीओ पार्टी, कल ही करवाया मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के दिए गए हैं। फिर आर्टिकल 21 में क्या दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम। और फिर आर्टिकल 22 में राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, ये भी सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है क्या उसमें नहीं आता है, क्या उसमें नहीं आता है बोलने। सबसे पहले है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में तो आता ही है, तो आर्टिकल 20 में आता है ये तो, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये किस में है? आर्टिकल 24 में। और ये आर्टिकल 24 किस में आता है? फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या बोल रही हूँ, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी, तो ये इसमें नहीं आएगा। बस आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कौन सा किस में नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रखा है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, कार्ड होल्डर के बारे में, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर के बारे में बताना है। तो अब हम चलते हैं किस पे? महाभारत पे, ठीक है। एक महाभारत कंप्लीट करनी है हमें अभी। तो ये 2 रीड्स आपने देख ली थी। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या OCI का कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भाई जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है ये आया कैसे कि सितंबर 2000 में क्या हुआ? सितंबर 2000 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई इंडियन डायस्पोरा के लिए। क्या बनाई गई? हाई लेवल कमेटी बनाई गई, किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के लिए, ठीक है। इंडियन जो भी लिखे जा रहा है, इंडियन डायस्पोरा के लिए क्या बनाएगी? हाई लेवल कमेटी बनाएगी, ठीक है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? LM सिंघवी। कौन थे उस कमेटी के चेयरमैन? थे LM सिंघवी, ठीक है। तो याद रखना ये LM सिंघवी थे, उसके क्या चेयरमैन थे उस कमेटी के। क्यों बनाई गई थी? ये 2 रीजन थे उसके बनाने के। सबसे पहले तो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा की कॉम्प्रीहेंसिव क्या करनी थी? स्टडी करनी थी, ठीक है। क्या करनी थी? कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करनी थी सबसे पहले तो इंडियन डायस्पोरा की। और दूसरा चीज़ क्या था? दूसरी चीज़ थी कि हमें रिकमेंड करना था कि हम कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप उनके साथ कैसे बना सकते हैं, जो भी इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं। ये चीज़ हमें मतलब 2 चीज़ों के लिए मैंने बनाई गई थी कि एक तो इंडियन डायस्पोरा को कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करो और दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप उनके साथ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में रिकमेंड करो। फिर LM सिंघवी जी ने 2000 में बनी थी। 2002 में इन्होंने अपनी क्या की रिपोर्ट पब्लिश कर दी। 2002 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि आप क्या करो, इन्होंने बोला कि आपको एक ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहिए। किसका कंसेप्ट? ड्यूअल सिटीजनशिप का एक कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ड्यूअल सिटीजनशिप का एक कंसेप्ट आपको चालू करना चाहिए। किसके लिए? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो हमारी जो सर्टेन कंट्रीज़, कुछ सर्टेन कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए, पर्सनस के लिए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये ड्यूअल सिटीजनशिप एक्चुअल ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल ड्यूअल सिटीजनशिप की बात चल रही है। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने? इन्होंने बोला कि कुछ सर्टेन कंट्रीज़ के पर्सनस को क्या देनी चाहिए? ड्यूअल सिटीजनशिप। फिर 2003 में क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। सिटीजनशिप एक्ट में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया 2003 में। और जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो क्या क्या किया गया? तो उस टाइम पे 16 कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उसके लिए ड्यूअल जो उसके लिए कुछ प्रोविजंस बना दिए गए, ठीक है। याद रखना 16 कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए कुछ प्रोविजंस बना दिए गए OCI कार्ड OCI मतलब सिटीजन्स बनने के लिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया
बनने के लिए 16 कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना दिए गए। इसमें कौन नहीं थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं थे, ठीक है, याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग नहीं थे। और जितने भी लोग हैं 16 कंट्रीज़ के लोग, उनको जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको OCI की कुछ परमिशंस दे दी गई, ठीक है। बाद में ये 16 कंट्रीज़ से सब कंट्रीज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, कब? 2005 में, याद रखना। अब क्या है, सारी सब कंट्रीज़ के एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सब कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और मतलब नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया 2015 में। क्या किया जाता था? एक तो PIO कार्ड दिया जाता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड दिया जाता था, और एक OCI का कार्ड दिया जाता था। दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। 2015 में क्या किया गया? दोनों को मर्ज कर दिया, और क्या बना दिया गया? दोनों को बना दिया गया OCI कार्ड होल्डर। क्या बना दिया गया? इन दोनों को OCI कार्ड होल्डर, ठीक है, कार्ड होल्डर्स इनको बता दिया गया। तो ये इस तरह से बना हमारा OCI कार्ड होल्डर कंसेप्ट। सबसे पहले थे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे बनी? एक कमेटी बनाई इंडिया ने 2000 में, 2002 में उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने बोला ड्यूल सिटीजन दो कुछ कंट्री के, तो हमने सबको ही दे दी 2005 में, और 2015 में OCI कार्ड होल्डर के नाम से ये स्कीम जो है वो चल गई। यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद कौन कौन जो है वो OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्टर कर सकता है, ये मेन चीज़ थी, ठीक है। अब आप रजिस्टर कौन कौन कर सकते हो, ठीक है, मेन चीज़ थी रजिस्टर। अब आप कौन कौन कर सकते हो, मेन प्रोसेस आ गई हमारे रजिस्ट्रेशन की, कौन कौन उसमें रजिस्टर कर सकता है। तो सबसे पहले तो थे कि कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, उसमें कई सारी मतलब कैटेगरीज की गई। कि सबसे पहले तो थी कि सबसे पहले जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 में। तब जो सिटीजन ऑफ इंडिया थे, ठीक है, जो उस टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया था, मतलब जो उस टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया था वो OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ठीक है। जो उस टाइम पे, या तो उस टाइम पे इंडिया का सिटीजन था, या फिर उस टाइम पे एलिजिबल था इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, ठीक है, या तो उस टाइम पे वो था ही, ठीक है, उस टाइम पे था ही, या फिर वो उस टाइम पे एलिजिबल था इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्टर कर सकता है। दूसरी चीज़ कौन कर सकता है? या फिर आप ऐसे टेरिटरी से बिलोंग करते हो जो 15/8/1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई, ठीक है। इसका मतलब या तो आप मतलब ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करते हो, अब आप दूसरे देश में रहते हो, लेकिन जब 15/8/1947 के बाद वो टेरिटरी क्या बन गई? इंडिया का पार्ट बन गई, तब भी आप OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या दी गई? तीसरी कंडीशन थी कि जो भी या तो चाइल्ड है, या फिर ग्रैंड चाइल्ड है, या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, किसका? ऐसे सिटीजन्स का, कैसे सिटीजन्स का जो भी मतलब उस टाइम पे या तो इंडिया का पार्ट, या तो इंडिया के सिटीजन थे, या एलिजिबल थे सिटीजन बनने के लिए, या किसी ऐसी टेरिटरी के मेंबर्स थे जो इंडिया का पार्ट बन गई बाद में, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो या तो फिर आप उनके क्या थे, मतलब उनके चाइल्ड हो, या फिर आप माइनर चाइल्ड हो, ठीक है, माइनर चाइल्ड हो किसके? या तो जिसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, या जिसके एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, या आप उनके माइनर चाइल्ड हो, तब भी आप OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप कोई भी, अगर कोई इंडियन, मतलब अगर आप किसी भी, आप कोई फॉरेनर हो और लेकिन आप स्पाउस हो किसी इंडियन सिटीजन के, ठीक है, आप स्पाउस हो किसी इंडियन के जो भी OCI कार्ड होल्डर, मतलब जिसने OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्टर कर रखा है, जिसने OCI कार्ड होल्डर के अंडर रजिस्टर कर सकता है, उसके आप स्पाउस हो तो भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे वो कर सकते हो, क्या? OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको कम से कम क्या है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेना आप कि कौन कर सकते हैं, तो वो ऐसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी कि इसमें कौन कौन जो है वो रजिस्टर कर सकता है उस टाइम पे। तो बता दिया, कोई जो उस टाइम पे या तो उस टाइम पे सिटीजन थे, या उस टाइम पे एलिजिबल थे, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करते थे जो बाद में इंडिया ने ले लिया आप, या फिर आप किसी ऐसे बंदे के क्या हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, ठीक है। या फिर आप कोई माइनर हो जिसके पेरेंट्स इंडियन है, या फिर जिसके आइदर ऑफ द पेरेंट्स क्या है वो है इंडियन है, या फिर आप उसके स्पाउस हो, ठीक है। तो इन कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो? OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी जो है वो कंडीशन बता सकती है कि कौन कौन जो अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था रजिस्ट्रेशन की टेक्निक। अब आप अप्लाई, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है, तो इनको बेनिफिट्स क्या मिलने थे, इनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? मान लो किसी ने अप्लाई कर दिया और वो हो गए, मतलब उन्होंने OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर दिया और वो OCI कार्ड होल्डर बन गए, ठीक है।
तो उसके फ़ायदे क्या हैं भाई, क्या फ़ायदे हैं, मैं क्यों बनूँ OCI कार्ड होल्डर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्यों बनो आप, क्योंकि आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई OCI कार्ड होल्डर को वो की गई कि जो OCI कार्ड होल्डर हैं अगर वो 5 साल तक OCI कार्ड होल्डर की तरह रजिस्टर हैं, ठीक है, और वो इंडिया में रह रहे हैं तो मतलब वो इंडिया में ऑर्डिनरली रह रहे हैं और उन्होंने इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो वो इंडिया के सिटीजन भी बन सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। मेन सबसे बड़ा फ़ायदा OCI कार्ड होल्डर का यही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है उनको। OCI कार्ड होल्डर को अगर वो 5 साल रहते हैं इंडिया में ऑर्डिनरी और रजिस्ट्रेशन से जस्ट 12 महीने पहले तक भी वो इंडिया में रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं वैसे, एक तो है उनको कि मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर एनी पर्पस, ठीक है। मल्टीपल एंट्री के लिए क्या मिल जाएगा इनको, लाइफ लॉन्ग वीज़ा। इनको बार बार वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल एंट्री का। दूसरी चीज़ क्या होगी, इनके साथ इनको मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए वो आ सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा पर्पज़ नहीं होना चाहिए, मतलब रिसर्च नहीं होनी चाहिए। रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हो ना, रिसर्च वर्क के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, FRRO से। मतलब फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई इंडिया में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो। अदरवाइज आप किसी भी पर्पज़ के लिए मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और आपको जो है इंडिया में आने के लिए, अगर आप किसी अदर पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो इंडिया में आपको आने के लिए FRRO से रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। कितना भी लेंथ ऑफ स्टे आप यहाँ पे रह सकते हो, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। साथ में NRI से आपकी पैरिटी हो जाएगी। मतलब NRI के साथ आप, मतलब कैसे पैरिटी हो जाएगी, NRI जैसे कि NRI होते हैं उनको जैसे कि जो भी इकोनॉमिक, जो भी फाइनेंशियल, जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इंडिया में प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चाइल्ड जो है वो अगर वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ NRI को दी जाती हैं, तो वो OCI कार्ड होल्डर को भी दी जाएंगी। इसके अलावा और क्या दी जाएंगी, उनकी सेम फीस होगी, जो NRI की फ़ी है वही उनकी एंट्री फीस होगी, जो भी मोनूमेंट्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो भी म्यूजियम्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और कोई सारे प्रोफेशन भी कर सकते हैं, जैसे NRI कई सारे प्रोफेशन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, नर्सिस हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, उसके बाद एडवोकेसी होगी, आर्किटेक्चर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ये सारे काम जो है वो NRI कर सकते हैं, तो OCI कार्ड होल्डर भी उसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि नीट वगैरह के टेस्ट हैं या अलग टेस्ट हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो NRI भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो NRI के साथ काफ़ी चीज़ों में उनकी क्या होगी, हो जाती है पैरिटी हो जाती है OCI कार्ड होल्डर की, ठीक है। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक इंडियन विजिटर्स हैं उनके इक्वल फी ली जाएगी आपसे। अगर आप नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जाते हो, तो जो भी इंडियन विजिटर्स हैं उनकी जितनी आपकी फीस ली जाएगी OCI कार्ड होल्डर की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो भी एयर फेयर्स में, जो भी डोमेस्टिक सेक्टर है वहाँ पे जो एयर फेयर्स हैं वो भी नेशनल्स, जो भी हमारे डोमेस्टिक नेशनल्स हैं उनके इक्वल ही आपसे जो एयर टैरिफ्स हैं वो भी लिए जाएंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। एयर टैरिफ भी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके इक्वल से ही होंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, बेनिफिट्स थे किसके, OCI कार्ड होल्डर के, ठीक है। तो ये है कौन कौन जो है OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। OCI कार्ड होल्डर का कंसेप्ट सबसे पहले है क्या, आया क्या था, कब आया था, 2000 से इनकी स्टोरी शुरू होती है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप कितने आपको इससे फ़ायदे हैं, ठीक है, वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या बोल रखा है। ए पर्सन हु इज़ ओरिजिनली बिलोंग टू पाकिस्तान एंड इट्स स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बिकम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आप क्या नहीं बन सकते, इंडिया के तो वैसे ही नहीं बन सकते सिटीजन, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो तो बन ही नहीं सकते। सेकंड है, पर्सन होल्डिंग मोर देन वन नेशनलिटी कैन नॉट अप्लाई फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो को याद रखना, एक से ज़्यादा कंट्री के लिए अगर आपकी नेशनलिटी एक से ज़्यादा कंट्री की, तो आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हो। एप्लीकेबल ये है कि आपके मतलब मान लो कि आप दो कंट्री के सिटीजन हो,
वहाँ पे किसी एक कंट्री में कम से कम क्या होनी चाहिए, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होना चाहिए, तभी आप इंडिया के क्या बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसने बोला कि ये पर्सन होल्डिंग मोर देन वन नेशनलिटी कैन नॉट अप्लाई तो कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर हो गया हमारा कंप्लीट। आज के बाद कहीं भी आएगा ना, बेशक वो करंट अफेयर्स में भी आए, मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करनी है। ठीक है भाई, अभी अभी हमने महाभारत पढ़ ली ना, अभी रामायण भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक रामायण भी पढ़ लेते हैं अभी। अब आगे हमारी एक्विजिशन ऑफ क्या, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ओसीआई कार्ड होल्डर पढ़ लिया। अगर आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे। देखो, मैंने बताया था कि सिटीजनशिप जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई तब किन किन बंदों को, किन किन पर्सन्स को सिटीजनशिप देगी, वो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया है। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद किसको, पार्लियामेंट को ये ताकत दे दी गई या फिर ये पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं सिटीजनशिप पे। ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दे देगी। तो बहुत सारे तो सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का, उसमें कई सारे तरीके बताए गए कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, उसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, काफ़ी सारे तरीके बताए गए सिटीजनशिप एक्ट में। वो तरीके कौन कौन से थे, वो तरीके हैं, सबसे पहले अगर हम बात करूँ, सबसे पहला तरीका है हमारा बर्थ का क्या तरीका है, बर्थ का तरीका है कि अगर, देखो इसमें कुछ तरीका है, मैं आराम से बताती हूँ। एक तो है 1987, याद रखो, फर्स्ट जुलाई 1987 से पहले अगर आपका बर्थ अगर इंडिया में हो गया तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, केवल और केवल बर्थ आपका ज़रूरी है इंडिया में पैदा होने के लिए। अगर 1987 से पहले आपका बर्थ हुआ तो आप इंडिया के सिटीजन हो। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, 3 दिसंबर 2004। ठीक है, क्या 3 दिसंबर 2004 और 1 जुलाई के बीच में क्या कंडीशन थी, आपका बर्थ तो होना ही चाहिए, साथ में आपके एक पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए। एक पेरेंट आपका क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, तब आपको बर्थ के हिसाब से क्या दी जाएगी, इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी। और 2004 के बाद क्या लगा दिया गया कि 2004 के बाद अगर आपका इंडिया में बर्थ होता है तो आपके जो दोनों पेरेंट्स, अगर बोथ पेरेंट्स अगर आपके क्या हैं, सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, तो ही आपको क्या दी जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ही आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बर्थ के हिसाब से ये कंडीशन है कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका बर्थ हुआ है तो केवल और केवल आपका बर्थ ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पेरेंट कहाँ से हैं, तो आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे। अगर 1987 के बाद आपका बर्थ हुआ है तो आपका, अगर 2004 के बीच में ये है कि अगर आपका एक पेरेंट भी इंडियन है तो आपका बर्थ के हिसाब से आप क्या माने जाओगे, इंडियन माने जाओगे। लेकिन 2004 के बाद आपका दोनों पेरेंट्स जो है वो इंडियन होने चाहिए, तभी आपके बर्थ के हिसाब से आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये कंसेप्ट क्या था हमारा बर्थ का था, किसमें, कि हमें सिटीजनशिप कैसे दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में पोस्टेड हैं या फिर एनिमी एलियंस हैं, उनको बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे सिटीजनशिप फॉरेन डिप्लोमेट्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट्स और एनिमी एलियंस या फिर एनिमी एलियंस को ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्थ के हिसाब से। एक है हमारा कौन सा, दूसरा है हमारा डिसेंट के हिसाब से। डिसेंट के हिसाब से मतलब आपके दादा परदादा ये कहाँ से हैं, कैसे हैं, इसके हिसाब से। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन है, यहाँ पे लिख लो 1992 और यहाँ पे लिख लो 2004। ठीक है, इसमें क्या है कि 1992 से पहले, ठीक है, अगर आपका बर्थ किसी अनदर कंट्री में हुआ है, अगर आपका बर्थ किसी अनदर कंट्री में हुआ और आपके फादर इंडियन है, तो आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1992 के बाद क्या कंडीशन रख दी गई, आपका बर्थ तो इंडिया में हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका कोई भी पेरेंट या तो मदर या फादर, कोई भी पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए, तब भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपका बर्थ फॉरेन कंट्री में हुआ बेशक, लेकिन आपका कोई एक भी पेरेंट मदर या फादर इंडियन है, तो आपको सिटीजनशिप डिसेंट के हिसाब से मिल सकती है। 2004 के बाद क्या कर दिया गया, 2004 के बाद कर दिया गया कि 2004 के बाद क्या कंडीशन रखी गई कि अगर आपका बर्थ फॉरेन कंट्री में हो जाता है तो डिसेंट के हिसाब से आपको आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंडियन कंसुलेट में। जिस भी कंट्री में आप पैदा होगे वहाँ के इंडियन कंसुलेट में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कब, 1 साल के अंदर।
विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको इंडियन कंसुलेट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आपका जो फॉरेन कंट्री में बर्थ है उसके हिसाब से आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। डिसेंट के हिसाब से आपको जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन है, क्या ये कंडीशन है डिसेंट के हिसाब से, कि डिसेंट के हिसाब से आपको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, ठीक है। तो 2004 के बाद इसका मतलब क्या है, आपको इंडियन कंसुलेट के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पहला हो गया हमारे बर्थ के हिसाब से कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, डिसेंट के हिसाब से हमें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। तीसरी कंडीशन आती है हमारी कि हमें या फिर या तो आपका बर्थ भी नहीं हुआ है, या फिर आपका क्या है डिसेंट भी नहीं है, तो आपको क्या है, तो इसका मतलब या तो आप फिर क्या करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो। तो आपके रजिस्ट्रेशन से आपको कैसे होगा, आप रजिस्ट्रेशन से कैसे करवा सकते हो। तीसरी चीज़ है, हम रजिस्ट्रेशन से भी क्या करवा सकते हैं, इंडिया में एज ए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए जो वो है कौन कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कौन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरी इंडिया में रह रहे हैं, जो ऑर्डिनरी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरली किसी कहीं बाहर रह रहे हैं, मतलब किसी अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया से अगर कोई भी सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कोई बाहर रह रहा है, तो वो बाहर रह रहा है तो वो क्या कर सकता है, इंडिया के सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा सकता है। दूसरी चीज़, जो इंडिया में मतलब कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में 7 साल से रह रहा है, बिफोर मेकिंग रजिस्ट्रेशन, किसी भी मतलब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से पहले 7 साल पहले से ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में रह रहा है तो वो रजिस्टर करवा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन से मैरिड है, ठीक है, इंडियन सिटीजन से मैरिड है और वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है, ठीक है, याद रखना, कोई इंडियन सिटीजन से मैरिड है और वो 7 साल से इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से इंडिया में अप्लाई कर सकता है। या फिर आप माइनर चिल्ड्रन हो किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के, तो भी आप क्या कर सकते हो, बाद में अप्लाई कर सकते हो। या फिर जिसके जो ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, जिसके जो पेरेंट्स क्या हैं सिटीजन ऑफ इंडिया एज ए रजिस्टर है, वो भी क्या कर सकता है, एज ए रजिस्ट्रेशन इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर कोई OCI कार्ड होल्डर, या फिर OCI कार्ड होल्डर अगर 5 साल तक अगर इंडिया में रिसाइड कर जाता है, तो उसकी जस्ट एप्लीकेशन से पहले अगर 12 महीने से वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और वैसे भी वो 5 साल से रह रहा था, तो वो क्या कर सकता है, इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी अगर आप रजिस्ट्रेशन से क्या करते हो, इंडिया की सिटीजनशिप लेते हो। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये है रजिस्ट्रेशन की मेन चीज़ें, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा कभी, फिर भी देख लेते हैं। चौथी कंडीशन है, हम कैसे ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से हम क्या ले सकते हैं, हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की। पहला कौन सा था, बर्थ, दूसरा डिसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा हमारा नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या है, नेचुरलाइजेशन में भी काफ़ी सारी, देखो सबसे बड़ी कंडीशन है नेचुरलाइजेशन से कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की है, किसमें, साइंस में, ठीक है, साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस में, ठीक है। अगर इन चीज़ों में आपने कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की है तो आपको इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है। आपको क्या बनाया जा सकता है, इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है अगर आपने कोई बहुत ही बड़ा मतलब इतना बढ़िया काम किया है, ठीक है, इन फील्ड्स में। दूसरी चीज़, कोई भी जो नेचुरलाइज सिटीजन होगा इनको भी क्या लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना है आपको। कौन कौन इसमें कर सकता है, जो ऐसे सिटीजन जो है वो नेचुरलाइजेशन से सिटीजन नहीं बन सकते, जहाँ पे वो इंडिया के सिटीजन चाहे नेचुरलाइजेशन से सिटीजन नहीं बन सकते, याद रखना। मान लो कि क्या बताऊँ मैं, जैसे कि मान लो कनाडा ही मान लो, अगर मान लो कनाडा में अगर नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजन अगर नेचुरलाइजेशन से वहाँ के सिटीजन नहीं बन सकते, तो वहाँ के सिटीजन मतलब कनाडा के सिटीजन जो हैं वो भी इंडिया में आके नेचुरलाइजेशन से सिटीजन नहीं बन सकते। तो मतलब टिट फॉर टैट, अगर आप हमें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे रहे हो तो हम भी आपको दे देंगे, तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन से अगर वो कंट्री हमें सिटीजनशिप दे रही है तो हम भी उसको दे देंगे, तो ये कुछ है नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है,
डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले सबसे पहले तो लगभग 11 ईयर्स उसको इंडिया में रहना चाहिए। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि लगभग 11 ईयर्स उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडिया में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ सर्विस के अंडर अगर वो रह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो सर्विस कर रहा है, इंडिया में रह रहा है रजिस्ट्रेशन से पहले, और एप्लीकेशन के जस्ट 12 महीने पहले भी वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, पार्टली जो भी रह रहा है, तो क्या होगा, तो भी उसको क्या दी जाएगी, नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर वो गुड कैरेक्टर का है तब भी दे दी जाएगी। और अगर उसको हमारे 8 शेड्यूल में से किसी भी कोई भी लैंग्वेज आती है, 8 शेड्यूल की कोई भी लैंग्वेज आती है, तो भी उसको क्या दे दी जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी नेचुरलाइजेशन से। अगर वो गुड कैरेक्टर का है तब भी दे दी जाएगी, 8 शेड्यूल की लैंग्वेज जानता है तब भी दे दी जाएगी, डिस्टिंग्विश्ड है तब भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। एक लाख हमारा बच जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू। अगर कोई टेरिटरी इंडिया मतलब अपने अंदर ले लेता है किसी टेरिटरी को, तो इसके सारे सिटीजन जो है वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन के थ्रू वो माने जाएंगे। तो ये है हमारा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का कंसेप्ट कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, ठीक है। 5 तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, और फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। दी चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। अभी बताया फॉरेन डिप्लोमेट्स बाय बर्थ नहीं सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। सेकंड है एन इंडिविजुअल कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्ट्रेशन से इफ ही इज इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल हु इज ओरिजिनली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रह रहा था तो वो इंडिया के सिटीजनशिप ले सकता है। अभी मैंने बताया अगर वो मतलब अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रह रहा था तो वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। थर्ड है ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो 5 साल के लिए इंडिया में रह लेता है और एप्लीकेशन से जस्ट 12 महीने पहले भी वो इंडिया में रह रहा है तो वो एलिजिबल हो जाता है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। रिस्पॉन्ड प्रोजेक्ट क्या है? देखो रिस्पॉन्ड प्रोजेक्ट नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, अगर नहीं पता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? इसरो का प्रोजेक्ट है। इसरो का प्रोजेक्ट है और मेनली ये क्या है, इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एकेडमिया को प्रमोट करना कि वो पार्टिसिपेट करे वेरियस स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड प्रोजेक्ट किसका है? इसरो का है, मेनली रिसर्च एक्टिविटीज़ को स्पेस में प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। राइट टू फ्री मूवमेंट जो है आर्टिकल 19 के अंडर डिफाइन है। वो राइट टू फ्री मूवमेंट में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री, बिल्कुल विद इन द कंट्री तो घूम ही सकते हैं। इंडिविजुअल्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, क्या नेशनल बॉर्डर्स के में आप जा सकते हो? खुद ही बताओ, आप तो नहीं जा सकते। ऐसा थोड़ी ना आप ऐसे ही घूमने निकल जाओगे कहीं भी, चलो आज चल रहे हैं कनाडा बिना किसी वीज़ा के, तो नहीं। आप इंडिया के अंडर फ्रीली घूम सकते हो, किसी नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस नहीं घूम सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है, तो याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 हमें क्या बोलता है कि हाँ, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया कि सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज इवन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जजेस की जो सैलरी है वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो चेंज नहीं की जा सकती, वो की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द पेंशंस ऑफ जजेस एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल वो चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो सैलरीज होती हैं इनकी, मतलब जो जजेस की। थर्ड है द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग इन एनी कोर्ट। बिल्कुल वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स में जो है वो प्लीड नहीं कर सकते। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है द पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर पासिंग द बिल टू दैट इफेक्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती, लेकिन एक्सटेंड कर सकती है, उसकी जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन जो इतनी जुरिडिक्शन है उसको कम नहीं कर सकती। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या? बी। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कर्टेल नहीं कर सकती, वो इवन क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। DPSP के बारे में बताना है।
सबसे पहले देखो भाई, ये मैं करवा चुकी हूँ, अब प्लीज़ मेरे से आप ये मत बोलना कि मैम अब फिर से ये बताओ, बिल्कुल भी मैं नहीं बताने वाली, ठीक है, कितना ही आप बोल लो। सबसे पहले बोल रखा है कि वर्कर्स के मतलब इंडस्ट्रीज़ में उनका मैनेजमेंट के लिए ये कौन सा, तो देखो याद रखना ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। कंजप्शन ऑफ ड्रिंक्स को रोकना, ड्रिंक्स कौन बोलते थे, गांधी जी बोलते थे, तो ड्रिंक्स वाला किसका प्रोविजन है, गांधीयन है। तो सिक्योर ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लिबरल प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दे रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाता है डी, क्योंकि पूछा करेक्टली मैच कौन सा, कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर क्या आ गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे। मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन वॉज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, मिस्टर एक्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर ले लिया गया है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो हमें बताना है कि उसको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर ये आपकी गलती है कि आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड एज पर लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर केवल उसके पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लॉ के अंदर भी उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है कि ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द डिटेंशन मे और मे नॉट बी कम्युनिकेटेड टू हिम। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको फैक्ट्स बताए भी जा सकते हैं, नहीं भी बताए जा सकते। क्यों नहीं बताए जा सकते, क्योंकि अगर पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, अगर पब्लिक ऑर्डर का सवाल है तो उसको नहीं भी बताए जा सकते। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है दी डिटेंशन कैन नॉट एक्सेड 3 मंथ्स अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड्स। तो बिल्कुल जो डिटेंशन है वो 2-3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता अगर बोर्ड एडवाइस कर दे तो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं पहले। अगर आपने अच्छे से किया है तो ही आपको याद होगा, नहीं तो फिर आपका क्या हो सकता है। बोरोड फीचर्स बताने हैं हमें। बोरोड फीचर मतलब भाई, बोरोड मतलब जो तुम बोर हो गए वो बोर फीचर नहीं, बोरोड फीचर जो हमने उधार लिए हैं किसी से, ठीक है। तुम तो बोर हर एक चैप्टर में, क्या तुम तो हर एक जगह बोर ही हो, ठीक है। सारे बोर ही हो रहे होगे, मतलब आधे से ज़्यादा तो सो ही गए होंगे, ठीक है। नींद तो बहुत अच्छी आती है, पेपर के आसपास तो बच्चों को और ज़्यादा नींद आती है। कोई नहीं, आती रहे। जो बच्चे पूरा पढ़ेंगे सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है, ठीक है। और सारे तो सारा साल सोएंगे ही सोएंगे, ठीक है ना। सोना ही है उनको, सारे साल ही सोना है। तो अभी क्या, अभी तो और भी सोएंगे बहुत, तो अभी उठे होंगे, कईयों को तो अभी नींद उठी ही होगी, ठीक है। कनकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, तो देखो पता ही होनी चाहिए भाई। कनकरेंट लिस्ट हमें कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, डायरेक्ट जापान से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, ये इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से, इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रखा है कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल लॉ देखो, सबसे पहले तो जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स मतलब जो है वो अफेक्ट होते हैं। याद रखना, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ फेडरल स्कीम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो भी क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सबसे पहले, इन बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ कोर्ट आर सस्पेंडेड। तो याद रखना, जब मार्शल लॉ लगता है तो फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट भी मतलब सस्पेंड हो जाती है, साथ में ऑर्डिनरी कोर्ट्स भी क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना, तो गवर्नमेंट सस्पेंड वो होती है और ना ही सस्पेंड होती है, और ना ही कोर्ट ऑफ लॉ सस्पेंड होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, गवर्नमेंट ना ही गवर्नमेंट सस्पेंड होती है वहाँ की, ना कोर्ट ऑफ लॉ सस्पेंड होते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन मार्शल लॉ में गवर्नमेंट भी सस्पेंड हो जाती है और जो कोर्ट है वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसने बोला है कि दोनों में ही जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में कोर्ट सस्पेंड नहीं होते हैं। सेकंड है द इम्पोजिशन ऑफ बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। दोनों में ये जो बोल रखा है कि वो फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें तो केवल फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं, लेकिन इसमें अदर प्रोविजंस भी होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो लेकिन दोनों में होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। और वैसे मार्शल लॉ का कंसेप्ट इंडिया में कहाँ से लिया गया है, याद रखना, ये कहाँ से लिया गया, हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है। कहाँ से लिया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से। और नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, याद रखना, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ध्यान रखना इसको। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट लिया है। उसके अलावा मतलब जो मार्शल लॉ है उसको तो आप लॉ एंड ऑर्डर जब अगर वॉयलेट हो रहा है तो ही आप उसको लगा सकते हो, लेकिन ये तो वही है ना, नेशनल इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे आप इसको लगा सकते हो,
ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि मार्शल लॉ लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि यहाँ पे आपको मार्शल लगाना है, बस इम्प्लिसिट थोड़ा सा है कि आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है वहाँ पे भी कि जब मार्शल लॉ इन्फोर्समेंट मतलब हो तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। देखो इम्प्लिसिट का मतलब है आप उससे इनडायरेक्टली ड्राइव कर सकते हो, एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आप इनडायरेक्टली आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो लिखा ही हुआ है। जबकि नेशनल प्रोविजंस तो हमारे आर्टिकल 352 में लिखा ही हुआ है डायरेक्टली, तो वो तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो याद रखना ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है और कुछ पार्ट में भी लगाई जा सकती है, लेकिन मार्शल लॉ तो जिस पार्ट में मार्शल लॉ लगाओगे वहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में, ये हमने कर लिए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि द कंट्रोल ओवर पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना कोई भी पोस्टिंग या प्रमोशन जो जुडिशियल सर्विस से स्टेट में होगी ना, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के, वो कौन करेगा, याद रखना हाई कोर्ट करेंगे। कौन करेंगे, वो हाई कोर्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी जो पोस्टिंग होगी, प्रमोशन होगी पर्सन्स की जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट में, वो कौन करेंगे, हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, दिस सेशन जज हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस, बिल्कुल लगा सकता है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो मैक्सिमम पावर है वो है 7 ईयर्स तक की, बिल्कुल। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आप इसको कर लोगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, केवल सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जो भी अदर पर्सन जो जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट में अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ में हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है किसको, जो भी अदर जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, ठीक है, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट और गवर्नर मिलके ही कर देते हैं, उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 78 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 79 पे। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताना है। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले फेडरल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, वेयर एज डिवीजन ऑफ पावर इज बेसिस ऑफ, देखो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है फेडरल, तो उल्टा दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, फेडरल गवर्नमेंट मस्ट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल ए यूनिटरी गवर्नमेंट मस्ट नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि देखो अगर फेडरल है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ना कहीं तो ये पता होनी चाहिए कि आपकी कौन सी पावर और मेरी कौन सी पावर है, कहीं तो डिवाइडेशन होगा, कहीं तो वो लिखी गई होंगी, ठीक है। तो फेडरल कैरेक्टर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, लेकिन यूनिटरी में इतना जरूरी नहीं है। थर्ड है, अनलाइक ए फेडरेशन यूनिटरी स्टेट हैव ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यूनिटरी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे रिजिड ही चाहिएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 केवल और केवल बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाता है, बी। आज क्वेश्चन नंबर 80 पे हमें स्पेशल लीव टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। जो दे रखा वही है, ये अपीलेट जुरिडिक्शन में आती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पार्ट है स्पेशल लीव की जो ये पावर है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी पावर है, क्या है। सबसे पहले है कि इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, एज ए मैटर ऑफ राइट इसको जो है वो बिलीव नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट एंड इंटरलोक्यूटर स्टेज, बिल्कुल दी जा सकती है। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग ए मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है, तो याद रखना मिलिट्री कोर्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और नेसेसरली हाई कोर्ट भी दे सकता है, तो हाई कोर्ट भी नहीं होगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी मैटर में दिया जा सकता है, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, इनकम टैक्स का मैटर है, लेबर का मैटर है, रेवेन्यू का मैटर है, कोई भी मैटर है, किसी में भी स्पेशल लीव का जो हो वो दे सकता है, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए। तो स्पेशल लीव टू सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी, तो देखो ये हाई कोर्ट में गलत बता रही हूँ कि हाई कोर्ट में भी दी जा सकती है। स्पेशल लीव टू सुप्रीम कोर्ट तो केवल सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, तो मिलिट्री कोर्ट उसमें मतलब नहीं, मतलब मिलिट्री कोर्ट के केसेस वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। 81 पे बताना है कि हमें क्या बताना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स बताने हैं, ठीक है। इंडिया में जो फीचर्स होंगे, देखो इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो इंडिया में फीचर्स होंगे वही लगा देना।
प्रेसिडेंट नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। पार्लियामेंट सॉवरेनिटी इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में पीपल सॉवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ गया ए। जो इंडिया में फीचर्स हैं इसके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, वही लगा दो बस, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैं बताना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको ये भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या बताया था मैंने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जो होता है, देखो मतलब जो सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन लगाएगा, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन है, एक तो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। जो हाई कोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 लगाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू 129 आर्टिकल 129 जो है वो क्या लगाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, उससे सबऑर्डिनेट वाले कोर्ट नहीं लगा सकते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो टाइप का होता है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि विलफुल डिसओबीडियंस करना है किसी ऑर्डर का कोर्ट के, और क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसमें होता है कि आपने मान लो कोई ऐसा मैटर पब्लिश कर दिया जो कोर्ट का था और उससे कोर्ट की ऑथोरिटी लोअर हो गई, या फिर इंटरफेयर कर दिया आपने ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर तीसरी चीज़ है अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। इन तीन केसेस में आपका क्या हो जाएगा, क्रिमिनल आपको क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल रखा है कि कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड है, एक कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हैज नो पावर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे किसी कोर्ट को पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं पावर है। थर्ड है, पब्लिकेशन ऑफ मैटर दैट लोअर्स द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स कम अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो जो लोअर, बिल्कुल अभी बताया, जो लोअर करता है कोर्ट की ऑथोरिटी को, या फिर उसमें इंटरफेयर करता है, या फिर प्रिजुडिस करता है, तो ये सारे किस में आते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। सिविल कंटेम्प्ट में कौन से आएगा, जो विलफुल डिसओबीडियंस करेगा कोर्ट के ऑर्डर का, ठीक है, तो वो आएगा सिविल कंटेम्प्ट में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। तो यार और एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से उसमें दी गई है, एक और चीज़ उसमें अच्छे से दी गई है, किसमें, हमारे लक्ष्मीकांत में क्या दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, अपने डिसीजन से उनको रिव्यू कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है उसका। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट भी कर सकता है। याद रखना, हाई कोर्ट भी करता है अपने, ये भी एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, और ये भी अपने जो जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स एंड डिसीजंस हैं, उनको क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। लेकिन ये पावर इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर नहीं दी है कि वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है। लेकिन हाई कोर्ट भी अपने ऑर्डर्स को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या बोलता है हमें 83 कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स मेंशन है उसके बारे में बताना है। नो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट अंडर एनी कंडीशन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आपको बताया था क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो कोई हो ही नहीं सकती, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है अगर 2 महीने पहले उनको नोटिस दे दिया जाए, ठीक है। ये मैं बात बता चुकी हूँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है, दी प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ हिज ऑफिस। बिल्कुल अपनी पावर के लिए ये किसी को में भी आंसरेबल नहीं है, तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही बताना है। तो हमें आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। एडवांस चार्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स देख रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, किसके लिए, नेवल डिफेंस के लिए। एडवांस चार्ट टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है, ताकि जो हमारे जो नेवल शिप्स हैं वो एनिमी की मिसाइल अटैक से बच जाएं, ठीक है। अरेबियन सी में इसके ट्रायल किए गए हैं। और किस टेक्नोलॉजी से बन जाए, अगर कोई रडार या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अगर कोई एनिमी अटैक कर रहा है तो उससे जो हमारे एडवांस चार्ट टेक्नोलॉजी है वो हमें क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी हमारे शिप्स को। तो 84 आंसर हो गया। आ जाते हैं 85 पे। कौन सी स्पीसीज किस स्टेट में पाई जाती है। सबसे पहले है कि शिस्टोआ हिरानी, तो याद रखना कहाँ पे पाई गई है, ये वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी स्पीसीज है, फिश की स्पीसीज है जो यहाँ पे पाई गई है, फ्रेश वाटर फिश है। कौन सी, फ्रेश वाटर फिश है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर ये आ गया डायरेक्ट, क्या भी, ठीक है। इसका मतलब डिस्क फूड बैट बहुत बार हमारे करंट अफेयर्स में मेघालय में पाया जाता है। और एशियन ग्रे साइल स्किंक कहाँ पे पाई गई है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे पाई गई है, तमिलनाडु में पाई गई है। और
बस यही ध्यान रखना। और ये जो पाई गई है मेनली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई गई है। कहाँ? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये पाई गई है। 85 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 86 पे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग टेक्निक फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बैंड सब्सटेंसेस एट टोक्यो ओलंपिक। तो हमें बतानी है कि जो ये टेक्निक है ये किस किस चीज़ की डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। याद रखना तीनों में हेल्प कर सकती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। तो याद रखना ड्राइड ब्लड स्पॉट जो टेस्टिंग टेक्निक है ये तीनों में हेल्प कर सकती है। HIV को प्रिवेंट करने में भी, हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने में भी और हेपेटाइटिस सी को भी प्रिवेंट करने में, तीनों में हेल्प कर सकती है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। कब बनी थी? 1999 में बनी थी, ठीक है। 1999 में बनी थी। और ये क्या है? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है। क्या है ये? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और दूसरी चीज़ बात करें ये क्या है? ये मेनली प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मॉनिटर करती है फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स की। आपका ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है स्पोर्ट्स में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और किसने स्टार्ट की गई? ऐसा माना जाता है इसकी फाउंडेशन लेकी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी थी, ठीक है। सुप्रीम बॉडी है ओलंपिक के जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनको करवाने के लिए, ठीक है। तो ये होगी। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक और केमिकल था, एक और ड्रग थी जिसका नाम था मेल्डोनियम कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनके ब्लड में पाया गया है। और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो मेल्डोनियम एक बैंड सब्सटेंस है वाडा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना मेल्डोनियम क्या है? एक टाइप की ड्रग है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी में इंक्रीज कर देती है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इसको मतलब उनके ब्लड में मिला है, उनको बहुत सारे को जो है बाहर भी निकाला गया है। इंडियन भी कुछ थे जिनको मिला है। तो याद रखना मेल्डोनियम क्या है? मेल्डोनियम एक ड्रग्स है जो मतलब मिली है। तो ये भी इसके चक्कर में आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 87 पे। अभी बताया हमने कौन से मेथड से अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो आपको ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, दो ही कंडीशन में आपको क्या लेनी पड़ेगी? ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी पड़ेगी, औरों में आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं पहले ही अभी इसलिए मैं पहले ही करवा चुकी हूँ इसको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। PIL के बारे में बताना है। बोल रखे हैं कि केवल और केवल एग्रीड पर्सन PIL फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जिसको भी पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक के अफेयर्स में इंटरेस्ट है, वही लिटिगेशन डाल सकता है। सेकंड है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू एंटरटेन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। सुप्रीम कोर्ट के भी पास पावर है और हाई कोर्ट के भी पास पावर है लिटिगेशन को सुनने की, दोनों के पास पावर है। थर्ड है PIL टर्म मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। PIL टर्म बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। और जो ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी ये तो 1980s में इसकी टर्म आई है, ठीक है। और इंडिया में मतलब इस कंसेप्ट को कौन लेके आए थे? एक तो थे VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस थे ये, ठीक है। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एंड एक थे हमारे PN भगवती, ठीक है। PN भगवती। तो ऐसे याद रख सकते हो कि PIL का कंसेप्ट भगवान कृष्ण लेके आए हैं, ठीक है। ऐसा याद रख सकते हो आप कि जो PIL का कंसेप्ट लेके आए हैं, एक तो PN भगवती हैं, 1 सेकेंड, हाँ, एक तो PN भगवती हैं जो इसका कंसेप्ट लेके आए हैं और एक है VR कृष्णा, ठीक है। तो दो जने मिलके लेके आए हैं। तो याद रखना इसको इंडिया में इस PIL का कंसेप्ट। और मैंने एक और चीज़, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना कि मैंने एक और चीज़ बताया था जिसमें सारे जो मेंबर्स थे वो कृष्णा नाम से थे। और मैंने बताई थी एक ऐसी कमेटी है, इसको हमेशा याद रखोगे, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं एक मुस्लिम मेंबर को छोड़ के सारे जो मेंबर्स हैं वो कृष्णा नाम से हैं। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मेरे को ये बताना कि वो कौन सी कमेटी के बारे में मैंने बताया था जहाँ पे सारे जो मेंबर्स हैं वो कृष्णा नाम से थे, ठीक है। अगर जो अच्छे से लेक्चर देखता होगा उसको पता होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 89 पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बताना है, उसमें क्या क्या एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो ये तो देखो भाई आपको पता ही होना चाहिए। देखो रेसिडुअरी पावर ऑफ यूनियन नहीं लिखा हुआ है, सेफगार्ड टू माइनॉरिटी भी, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस भी, और पीपल जो सोर्स है ऑथोरिटी का वो भी, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाता है? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 90 पे। उमनकोट रिवर कहाँ पे है? तो आपको पता होनी चाहिए मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। सबसे साफ रिवर, इतनी साफ रिवर की क्या बताऊँ मैं आपको।
तो ये देखो, ये है कौन सी, उमनगोट रिवर। देखो कितनी साफ़ है, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो मिट्टी के कण कण भी दिख रहे हैं आपको इसमें। लेकिन वही है, जितना यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा उतनी गंदी हो जाएगी, क्योंकि हम जाते हैं सारी जगह कचरा फैला के, तो हम ही आते हैं, है ना। अपने हम आजकल क्या करते हैं, अपने घर पे सफाई करते हैं और गली में कचरा फेंक देते हैं, क्योंकि मतलब गली अपनी थोड़ी ना है, गली तो किसी दूसरे की है। तो वही है कि हम कहीं भी जाएंगे ना, वहाँ कचरा ही फैलाएंगे, इससे अच्छा सही है वहाँ पे हम जा नहीं रहे, इसलिए वो इतनी साफ़ है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा वो जाते जाएंगे और उसको और गंदगी वहाँ पे फैला के आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुरकुरे के पैकेट्स तो हमें वहीं खाने हैं ना, वहीं डालने हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, इसीलिए तो आप नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ पे। तो चलिए फैलाइए थोड़ा सैनिटेशन के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें अपने घर से शुरू कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90, उमनगोट रिवर कहाँ पे है, मेघालय में है, तो इसका आंसर हो गया डी। आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 क्या बोलता है कि सिंपल मेजोरिटी से कौन सा पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, स्पेशल मेजोरिटी से और कौन से पास होंगे। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज किससे पास होंगी, बिल्कुल सिंपल से पास हो जाएंगी। यूनियन लिस्ट में चेंज करता है, ये 7th शेड्यूल में चेंज करने के बराबर है, तो ये कैसे होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा, साथ में हाफ स्टेट्स का भी आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, तो ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, तो सेकंड नहीं होगा, तो सेकंड नहीं होगा, तो डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर सी, ठीक है। अगर आपको पहले वाले लेक्चर्स याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता फेल होने से। रिट ऑफ हिबस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड, कहाँ पे वो इशू नहीं की जा सकती रिट ऑफ हिबस कॉर्पस, देखो इन तीनों ही केस में रिट ऑफ हिबस कॉर्पस नहीं इशू की जा सकती, जहाँ पे पर्सन जो है किसी कोर्ट मतलब वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम द रिट इज इशूड और द पर्सन हु इज डिटेन्ड इज नॉट विद इन जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर वो कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर नहीं है तब भी नहीं कर सकता। सेकेंड है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन बाई कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इम्प्रिजन करवाया है। थर्ड है या फिर टू इंटरफेयर विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर वो अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हिबस कॉर्पस आप इशू नहीं कर सकते, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। टेक्नोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है, डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, तो टेक्नोक्रेसी मतलब टेक्निकल पीपल होंगे वहाँ पे जो रूल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज़ ए गवर्नमेंट इन विच एक्सपर्ट्स इन टेक्नोलॉजी वुड बी इन कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या बोलता है, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। देखो, या तो आप एक्वायर कर लो किसी अनदर कंट्री के सिटीजनशिप, तो इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही है। सेकंड है अनलॉफुल, अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसी एनिमी के साथ वॉर में तब भी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। थर्ड है इंडियन सिटीजन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, तो एक बात बताओ, इतने स्टूडेंट्स तो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना उनकी सिटीजनशिप छिन जाती है अगर वो 5 साल बाहर रह लिए, ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही है इसका, तो ठीक है। तो अगर लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मतलब अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो आपकी छिन जाएगी, आर्टिकल 9 में भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, आर्टिकल 9 में। अनलॉफुल ट्रेड अगर आप एनिमी के साथ कर रहे हो वॉर के दौरान तब भी आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। आ जाते हैं 95 पे। रिपब्लिक कंट्री कौन सी है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इंडिया के फीचर्स देख लो। सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, कैसा है, ऑलवेज नहीं, डायरेक्टली हमेशा, ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट कर देंगे। इंडिया में तो प्रेसिडेंट को हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी एंड 3। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पीपल में होती है और प्रिविलेज क्लास में होती है, मतलब मेरिट के हिसाब से चलता है, मेरिट अगर आप है तो आप आगे पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। चाड एक लैंड लॉक कंट्री है, तो कौन कौन सी कंट्रीज उसको सराउंड करती हैं, चाड को। तो ये देखो, ये कौन कौन सी कंट्रीज सराउंडेड हैं इससे। सबसे पहले तो ये है हमारी कौन सी कंट्री, चाड कंट्री है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो सूडान है यहाँ पे, एक लीबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, इसका मतलब इजिप्ट यहाँ पे सराउंड नहीं कर रहा है। फिर है ये नाइजर, फिर है ये नाइजीरिया, यहाँ पे कैमरून है, यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। तो ये कंट्रीज इसको सराउंड करती है चाड को, और उसकी कैपिटल देखो नाजामीना जो भी है, दजामामीना जो भी है, ये इसकी कैपिटल, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और लेक चाड भी यहीं पे है, किस किस के बीच में है, नाइजर, नाइजीरिया और चाड कंट्री के बीच में है, ठीक है। तो ये होगी हमारी चाड कंट्री। तो अभी देखा चाड किस किस से सराउंडेड है, क्या लीबिया से सराउंडेड है, नाइजीरिया से सराउंडेड है, सूडान से सराउंडेड है, इजिप्ट से सराउंडेड नहीं है, ठीक है। इजिप्ट से सराउंडेड नहीं है, तो 96 आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। अपने मैप भी देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। रिमूवल ऑफ जजेस मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, अगर आप अब आपको नहीं आया तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। रिमूवल मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल।
द लीडर ऑफ अपोजिशन इंक्लूडेड इन कमेटी, देखो कमेटी में 3 ही मेंबर होते हैं। कौन कौन से 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है? एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक होते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी में नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। थर्ड है रिमूवल मोशन मस्ट बी साइन बाय 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, तो याद रखना लोकसभा में तो 100 मेंबर से साइन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर से साइन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि 1/4 मेंबर, तो ये गलत हो गया। फोर्थ है नो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड फॉर सार, बिल्कुल आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ए, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, जिसने देखा है वो देख लिया होगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। जुडिशरी के बारे में बताना है। बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, इंडिया और यूएसए में दोनों में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है? इंडिया में वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। याद रखना इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यूएस में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है, वहाँ डबल कोर्ट्स है, सेंटर में अलग है, स्टेट्स में अलग है। फिर सेकंड है सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो सुप्रीम कोर्ट का जज किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों करेगा? तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है पावर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अब ऑल इंडिया सर्विस को कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बना सकता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को? तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो सारी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 99 पे। हमें बताना है कि फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं, जो इंडिया में है वो सारे देख लेना। डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल, बाइकैमरलिज्म बिल्कुल, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? एक यूनिटरी फीचर है, क्या फीचर है? यूनिटरी फीचर है, तो ये फेडरल फीचर नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट कट हो गई, तो आंसर क्या आ गया? ए। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, अब ये मत बोलना मैम इनको भी आप वो करना था, क्या करना था आपको, ये बताना था। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के बारे में तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन आ गया यार, बिल्कुल भी मैं अब नहीं करवाऊंगी। चंपाकम डोराजन वाले केस में क्या बोला गया था कि इसमें बोला गया, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसने बोला क्या कि डीपीएसपी हैव टू कंफर्म और रन एज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट, कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के जो नीचे है वो चलना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा बोला गया था। सेकंड है गोलकनाथ केस, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर डीपीएसपी, बिल्कुल। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीमेसी ऑफ ऑल डीपीएसपी और नहीं, ऐसा नहीं बोला था। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के बारे में बोला था कि आर्टिकल 39B और 39C को ऊपर रखा जाएगा आर्टिकल 14 और 19 के, तो सारों को नहीं रखा जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। तो कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है आई विल, और आई विल का मतलब है कि मैं करूँगा या करूँगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ना तो आप फिर सब्सक्राइब करोगे ना ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो आप कंफर्म करके लिख लो कि आप जिस सर्विस में जा रहे हो ना वहाँ पर आपको सेल्फलेस सर्विस करनी है, आपको दूसरों को पता भी नहीं होगा, तब भी आपको किसी के लिए वो काम करना है, ठीक है। पॉलिसी बनानी है, कितने सारे लोग हैं, गरीब लोग होंगे जिनके लिए आपको पॉलिसी बनानी होगी, और वो पॉलिसी बनाने के लिए तो आपको पहले ही आपके मन में वो होनी चाहिए ना इच्छा, सेल्फलेस सर्विस देने की आपके मन के अंदर पहले ही होनी चाहिए। अगर वो है नहीं तो फिर आप कैसे बना पाओगे? जब आप एक सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो चैनल को, तो आप फिर सोच रहे हो कि मैं इतने बड़े देश के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी बना दूंगा या बहुत बड़ा भले का काम कर दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो, हमें भी धोखा दे रहे हो, देश को भी धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो फिर वो ईश्वर भी तो देख रहा है ना आपकी पर्पजेस को, कि आप किस पर्पज से आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके ही आपका लक बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलके ही आप आगे जाते हो। तो प्लीज़ जिस चीज़ की जिसको रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करो। तो चलिए मैं इसी नोट पे बस यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।